अब सवाल ये है कि भई इतने सारे अकॉर्ड्स हो गए, कैंप डेविड, ओस्लो, उसके बाद से वो चल रहे थे। लेकिन हर बार क्यों किसने ये कोशिश की कि ये अकॉर्ड्स ना हो और इनकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो? जिसमें हम देख रहे हैं कि भई आपने फिर इत्साक राबिन भी कत्ल होता है और अपने ही जूस से कत्ल होता है, क्यों होता है वो भी सबको पता है। और ये जो राइट विंग जूस थे वहाँ पे अल्ट्रा राइट, तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि ये जो चाहे टू स्टेट सॉल्यूशन आपने दिया था और किसी हद तक फतह जो फैक्शन है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, मे बी ये हमास ने नहीं किया, लेकिन फिर भी एक लेवल तक ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि भाई दोनों जो है नेशंस अलग वहाँ पे रहेंगे, बॉर्डर्स मिले हैं तो इसका एंड हुआ होता। लेकिन खुद मेरे ख्याल में जो राइट विंग है, ख़ास तौर से जो बिन्यामिन नेतन्याहू, ये लोग तो इन्होंने तो कभी चाहा नहीं कि ये मसला हल हो, और ये होना चाहिए। और इसमें जो ख़ास तौर से इसके वेस्टर्न पावर्स हैं जो भी साथ हैं, तो वो भी उन्होंने भी इसको इस तरह से आपने देखा होगा फॉर द लास्ट मतलब 2014 के बाद जब सीज शुरू हुआ गाज़ा का, उसके बाद से आपने देखा कि वेस्टर्न जो एक स्टैंड था उस वक़्त कि भई टू स्टेट सॉल्यूशन, इनको अपनी ज़मीन देना है, एक्सपेंशन ऑफ सेटलर कॉलोनीज़ उस वक़्त तक कह रहे थे नहीं होनी चाहिए, उसके बाद से उस पे भी आँख बंद कर दी गई और इज़राइल ने जिस तरह से एक्सपेंशन करना चाहा वो किया और इनको निकालते गए। तो अब अगर आप ये कह रहे हैं कि भई और कल भी हम बात कर रहे थे सॉरी इस शाजी के साथ, हम कह रहे हैं कि भई हमास को इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए था जो किया उन्होंने। सवाल ये है कि एक तरफ से एक आपका एक मुल्क है जिसके पास सारी ताकत है, एयर फोर्स है, बाकी सारी चीज़ें। आप मुझे बताइए कि फ़लस्तीन की तरफ से कौन लड़ेगा? उनके पास कौन-सी फ़ौज है? उनके पास कौन-सा एयर फोर्स है? उनके पास क्या एम्युनिशन है कि वो भी एक फ़ौज, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ेगा और अपनी ज़मीन, अपनी जो भी उनका खोया है वो उसको हासिल करेंगे। इनके पास तो कुछ है ही नहीं। अब अगर ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कहें या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहें, अगर ये उठती है और ये अपना हासिल करने के लिए ये सब करती है, बल्कि ये तो साफ ज़ाहिर है कि ये जो अकॉर्ड करने जा रहे थे अब्राहम अकॉर्ड को, जो अब लेटेस्ट उसका जो टर्न आना था सऊदी इजराइल, तो उसको भी एक सबटॉज करना था, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सवाल ये है कि भाई अगर आप पिछले 14-15 साल से खामोश हैं और एक कौम को डेली मरते देख रहे हो, गोलियां खाते देख रहे हो, घरों से बेघर होते देख रहे हो और कोई इस पे बात नहीं कर रहा है, खामोश है, तो एक ह्यूमिलिएशन ये हम समझते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी देखा है और बर्दाश्त भी किया है। एक ह्यूमिलिएशन जो होती है ना उसको आप किसी हद तक बर्दाश्त करते हैं। एक स्टेज उसमें आता है जब आप कहते हैं कि when nothing is left, then it's only your life. You have to now live. I mean, either you have to live it with it, या you have to die for it. तो यही सिचुएशन इस वक्त फ़लस्तीन में है। अब चाहे उसमें लिए हमास आए या फतह खामोश है, ये आप नहीं कह सकते, लेकिन हमास जो है वो कहीं और से नहीं आए हैं। हमास फ़लस्तीन के लोग हैं जो रोज़ कत्लो गारत गरी देख रहे हैं, और अगर उन्होंने ये किया, मैं बिल्कुल इसको कंडेम करती हूँ, करना नहीं चाहिए था उनको जिस तरह से ये किया, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी क्या था? अगर उन्होंने ये किया, ऑप्शन यही चूज़ किया, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, कोई सुनता नहीं है। पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो खामोश है, वो अपनी दोस्तियाँ बौनहामी बढ़ा रहे हैं। वेस्टर्न पावर्स इज़राइल के साथ है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ आप लोग मुझे बताएँ, अगर कोई ऑप्शन था उनका, क्या करते? दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी अबाउट दिस, जो रिएक्शन आया, और रिएक्शन से जो वर्ल्ड रिएक्शन है फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, उससे आज ज़ाहिर हो गया कि भई दुनिया जो है ये तो बटी हुई है। ये मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम वर्ल्ड स्टार्ट हो गया है। इसलिए कि जो भी वेस्टर्न पावर्स है उन्होंने ओपन खुल के वहाँ पे गए। भई ब्लिंकन वहाँ पे कह रहा है कि भई
मैं आपकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पे आया हूँ। लेकिन अगर वो वहाँ गया, उसको फिर जाने की क्या ज़रूरत थी? वो उर्दुन भी जा रहा है, वो बेरूत भी जा रहा है, वो सऊदी भी जा रहा है, वहाँ पे क्या करना था? तो मुझे लग रहा है कि जो इनका फर्स्ट जो रिएक्शन था वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ये खुद इसमें फँस गए हैं और ये उसको डैमेज कंट्रोल के तौर पे अब आप इन्होंने देखा, थोड़ा-सा स्टैंड भी इनका चेंज हो रहा है, क्योंकि दुनिया ने देखा आज तो ये खुद भी इस पे रिपेंट कर रहे होंगे कि भई इंटरनेट इतना क्यों आम हो गया कि लोगों के पास सोशल मीडिया है, क्योंकि आज तो कोई चीज़ खुफिया रहती नहीं, बंद नहीं रहती। आज ये खुद एक्सपोज़ भी हो गए और इस डैमेज कंट्रोल को मेरे ख़्याल में जो इसीलिए ये कह रहे हैं कि वहाँ जो ये सीज़फायर या सेफ एक्सेस वगैरह ये सारी कुछ स्टार्ट हो गया है और मैं समझती हूँ कि एक तो इसको स्पिल ओवर नहीं होना है, इसकी कोशिश हो रही है। दूसरा ये कि इस्राइल को थोड़ा-सा कंटेन कर रहे हैं कि ज़्यादा और मत करें, क्योंकि दुनिया में आप जिस तरह से एक्सपोज़ हो रहे हो, तो वार क्रिमिनल तो है ही वो नेतन्याहू, तो अब और ज़्यादा आप कर रहे हो। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस वक़्त ये दोबारा ये मसला जिस तरह से उठा है और अगर मुस्लिम वर्ल्ड चाहिए, तो इसको इस वक़्त किसी तरह से इसको हल करें, रिज़ॉल्व करें, ताकि ये लोग भी एक रिस्पेक्ट से रहेंगे, सुकून से रहेंगे और अपने वतन में रहेंगे। जी। अच्छा, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी जी, गो अहेड जरी साहब, बट अगर उससे पहले मैं लाइक देयर इज रुपेश साहब, उनका ओपिनियन ले लूं एंड देन आई कैन गेट बैक टू यू इफ इट्स ओके। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। रुपेश, गो अहेड विद द ओपनिंग स्टेटमेंट। Yeah, I want to make some points. I don't know how many of you have gone to Israel. I have been to Israel. I was some class, Tel Aviv University, so I know the situation. You know, if you go by the history of things, now you will understand that what is the problem between Jews and Muslims. Let me tell you, that land originally belonged to Jews. If you go by any history book, whichever, during the Roman period, there was war, and Jews were dispersed by the Romans, and they were so technically it was their homeland. Yeah, you cannot show. And there was a very famous goodbye. See you next year in Jerusalem. So I will take to the, you see, during the Ottoman period, when it was taken over, that the World War One, the Ottomans lost, and it came under British mandate, and they were, you know, Jews were there, and that land was not much inhabited. Even if you go by Mark Twain's description and others, this was a barren land, and when there was problems, Jews came to settle there to the homeland, and that was the thing. And they bought from lot of Ottomans and other Arabs who owned the land, and you can go and check that thing. It happened most of the time very, you know, and the other Arabs came to work for the Jews. Even the King Hussein of Jordan was very happy that the Israelis, the Jews, have made that land fertile, and it was their hard work. And you know, technically, when there was war, every time Jews accepted that there was a famous, I don't remember the leader, he said, I would be even be satisfied with a piece of land equal to the tablecloth. So that was the problem. They had the problem, and they all the time they were accepting it, and it was Arabs who were attacking it, and every time they attacked, they were beaten back heavily. And I want to point the fact that Jews were also kicked out from many Arab countries. For example, see how many Jews are there in Libya, Iraq, in Baghdad, from Baghdad. A lot of Jews. So what about their? And they were not poor people. They have to leave their property, money, and then they had to move it because they had problems and they were kicked out by. So they came, and so the situation used to change. You cannot dispossess one class of people from that line and say you cannot go and take position. So the situation also changed. So you have to see in the perspective. And if you see why Hamas attacked it, you just go and read their charter.
They don't give a damn about Palestinian people. Their mandate is that they will throw Israel in the sea, throw every Israel into the sea. If you have this kind of mandate, and then what is to be said? They want to kill them, and they did it according to their mandate. It was well according to their mandate, and they don't care about. And now Israelis are well justified, in my opinion. I don't know what you have to say in exacting whatever they are. If you roll the stone, you cannot stop it. It will roll and it will move by its very own momentum, and so that is happening. So and neither will any Israeli or Palestinian care about what outsiders has to say. So this is basically, I'm very sorry to say, it is a old Muslim Jewish conflict. I don't see beyond anything like that. Thank you, gentlemen, for listening to me. Thank you, Rupesh. But the problem I see with and the flaw I see in this argument is you conveniently missed जब इनको यूरोप में इनकी like Jews के साथ जुल्म हुए, and because of that they were compelled to move from Europe, and they moved to Europe. They came back in certain migrations historically to this land, but जो major इनकी migration हुई है and when they got the conviction was after the Holocaust. ठीक है, and you conveniently missed that, and you made it a Muslim Jew problem. But उससे बड़ी बात ज़्यादी साहब एक चीज मैं कह दूं, but currently we are focused